हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे डी.यू. सोल की। किसकी बात करेंगे? डी.यू. सोल की सेमेस्टर 5 की। ठीक है, जो हिस्ट्री का आपका रहने वाला है। और इस आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, 10 तारीख को आपका पेपर है। आपको तो पता ही होगा 10 तारीख को आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो आपको इसका आंसर देना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या क्या होंगे। इतिहासकार मानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों का मानना है, और आपको भी पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई है, 1707 में। इसके बाद साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब पहला कारण देखने को मिलता है क्या, कि औरंगजेब की नीतियाँ, जिस कारण औरंगजेब ने कई नीतियाँ बनाए रखी थी। ठीक है, औरंगजेब की नीतियों में सबसे पहला नीति कौन सा है? धार्मिक नीति। ठीक है, क्योंकि आपको पता है औरंगजेब क्या था, बिल्कुल है कट्टर राजा था। औरंगजेब क्या था? बिल्कुल कट्टर राजा था। और कट्टरपंथी होने के कारण उसने राजपूत, सिख, मराठा सभी को नाराज कर दिया था। कोई कट्टर था, वो टैक्स ज़्यादा लगाता था। औरंगजेब ने क्या रखा था? गैर मुसलमानों पर टैक्स लगा रखा था। ठीक है, जो पहले मुगलों के वफादार होते थे, कौन? राजपूत, सिख, मराठा, ये लोग पहले मुगलों के वफादार होते थे। दूसरी थी दक्कन की नीति, यानी साउथ की नीति। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 साल दक्कन में मराठों में लड़ने बता दिए। इससे उत्तर भारत पर उसका नियंत्रण कमज़ोर हो गया और ख़जाना खाली हो गया। इसे दक्कन का नासूर भी कहा जाता है। किसे? औरंगजेब को दक्कन का नासूर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला आपको पता चल गया कि औरंगजेब ने जो जो नीतियाँ अपना रखी थी, औरंगजेब के द्वारा जितनी भी नीति अपना गई थी, वो है इसका पहला कारण। दूसरा कारण की बात करें अगर हम, तो दूसरा कारण हमारे पास है अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कारण हमारे पास है अयोग्य उत्तराधिकारी। दोस्तों 2 मिनट रहना, कोई बोल। हाँ, तो दूसरे उत्तराधिकारी हमारे पास दूसरा कारण है। जो मुगल साम्राज्य के प्रमुख कारण विघटन के कारण की बात करें, तो दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी का मतलब है कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था, ठीक है, जो ठीक से मुगल साम्राज्य को संभाल सके। जैसे हम बात करें कि औरंगजेब के बाद जो शासक आया उसका पहला कौन सा था? बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, जो सबसे अंतिम मुगल बादशाह साबित होते हैं। कमज़ोर और विलासिता में डूबे हुए थे। मोहम्मद शाह रंगीला जैसे बादशाह प्रशासन के बजाय नाच गाने में रखे होते, जिससे प्रशासन ढीला पड़ गया था। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो मुगल साम्राज्य को संभाल सके। अगर अब आगे बात करते हैं हम कि उसकी तीसरी नीति क्या है, तीसरी नीति है उसकी अमीर वर्ग की गुटबंदी। ठीक है दोस्तों, अमीर वर्ग की गुटबंदी। मुगल दरबार में अमीर अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, जैसे ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। ये सब कौन थे? अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे। ये गुट क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे और बादशाह को अपनी कठपुतली बनाकर रखते थे, जैसे सैयद बंधु ने किया था, जिससे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई। यानी कि कई लोग अमीर वगैरह थे जिन्होंने अपनी ही सत्ता चलाने के लिए अंग्रेज़ों राजा महाराजा को गुलाम बना के रखा हुआ था। चौथा पॉइंट है हमारे सामने जागीरदारी और कृषि संकट। ठीक, इसके अंदर क्या बात करते हैं? सतीश चंद्र का मत है, जो एक इतिहास के लेखक है सतीश चंद्र। इनका कहना है कि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें देने के लिए अच्छी जागीरें कम पड़ गई थी। इसे बेजागरी कहा गया। दूसरे इतिहासकार है जिनका नाम है इरफान हबीब। ठीक है, इनका मत है कि किसानों पर टैक्स का बोझ ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने किसानों पर टैक्स ज़्यादा बढ़ गया था, तब उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसने? किसानों ने। टैक्स ज़्यादा लगा दिया था इसने, मुगल साम्राज्य ने। इससे साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ कमज़ोर पड़ गई। पांचवें कारण की बात करें तो सैन्य कमजोरी।
वहाँ पे जो सेना थी वो कमज़ोर पड़ गई थी, जो मुग़ल सेना थी वो पिछड़ गई थी। उन्होंने नई तकनीक और हथियारों जैसे हल्की तोपों को नहीं अपनाया, क्योंकि जो तोपों की बात करें तो तोप सबसे पहले लाया कौन था? बाबर। बाबर पानीपत के पहले युद्ध में तोप को लाया था, परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे जो इसकी सेनाएं थी उन्होंने तोपों को इस्तेमाल करने से पीछे हट गए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। जबकि यूरोपीय और मराठा जो शक्ति थी अपनी सेना में आधुनिक बना रही थी, यानी कि ये लोग तो अपनी सैनिक शक्ति में ताकतवर बन रहे थे, परंतु क्या हो रहा था, इसके जो मुग़ल सेना थी वो लोग कमज़ोर पड़ गई थी, इसकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी। अगले टॉपिक देखें, अगला क्या हमारे पास, नादिर शाह और अब्दाली का आक्रमण। ये नादिर शाह और अब्दाली क्या है, साउथ के थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, दिल्ली को लूटा। मयूर सिंहासन जिस पर कोहिनूर लगा हुआ था, दिल्ली सुल्तान, ये आपने सुना ही होगा ना, मयूर सिंहासन जो किसका था, शाहजहाँ का था। इसने दिल्ली को लूट लिया था और मयूर सिंहासन को अपने यहाँ से ले गया था, जिसके ऊपर कोहिनूर लगा हुआ था। इससे मुगलों की रही सही प्रतिष्ठा भी खत्म हो गई। अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध करता है, 1761 में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, और इस युद्ध में वो मराठा को हरा देता है, बुरी तरह से मराठा को हरा देता है। मुगलों की हार ने तय कर दिया कि अब भारत पर कौन राज करेगा। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्ति क्या है, तो उस समय राजा महाराजा के समय में कई ऐसी शक्तियों का भी उदय हो गया था मुगल साम्राज्य के समय में, जिसे हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये आप पेपर में लिख कर आइएगा, और इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ये एक क्वेश्चन बताया हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।